नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS परीक्षा 2022 और जो NTSC परीक्षा है 2022 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ संख्या पद्धति के नियम देखे हैं। इस वीडियो में भी जो बाकी बचे हुए हैं उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, इनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान कक्षा 5 से शुरू हो जाता है। तो आपको ये स्थानीय मान है सरल भी लग रहा होगा क्योंकि आसान टॉपिक है, लेकिन स्थानीय मान समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्थानीय मान क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम देखते हैं कि स्थानीय मान कोई भी संख्या दे दी, जैसे 5463 ये संख्या दे दी। इसमें क्या है कि 4 का स्थानीय मान, इसने दे दिया 4 का स्थानीय मान ज्ञात करो। स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि उसका स्थान किस पर है, उसका स्थान है किस पर है। जैसे यहाँ पे है तो वह इकाई पे है, यहाँ पे है तो वह दहाई के रूप में, यहाँ पे सैकड़ा के रूप में और यहाँ पे हजार के रूप में, आगे फिर 10,000 के रूप में। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तीन किसकी जगह, इकाई की जगह, किसकी जगह, इकाई की, यानी 1 से गुणा करेंगे, कितना गया 3। और 6 कहाँ पे, दहाई की जगह, यानी कि 6 किसकी जगह, दहाई की जगह। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 60। इसी प्रकार से 4 किसकी जगह, सैकड़ा की जगह, तो 4 गुणा 100, तो इसका मान कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400, किसका, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 400। इसी प्रकार से 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 1000, तो कितना हो जाएगा 5000, क्योंकि 5000 की जगह है। आप समझ गए होंगे कि जैसे इकाई का अंक है तो उसको 1 से, दहाई का अंक तो उसको 10 से, सैकड़ा का अंक तो उसको 100 से, और हजार का अंक तो उसको 1000 से गुणा करते हैं, फिर स्थानीय मान ज्ञात हो जाता है। जैसे 4 का पूछा है तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 100, 400, कितना हो जाएगा 400। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। तो बच्चों, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जो नया वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। ये परीक्षा एक छात्रवृत्ति परीक्षा है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए करवाई जाती है सरकार के द्वारा। इस परीक्षा का सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पढ़ाई से प्रतियोगिता तक, पढ़ाई से प्रतियोगिता, यानी कि बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ में जो प्रतियोगिता की तैयारी करते रहें, ताकि उनको आगे चलकर परेशानी नहीं हो। अब देखते हैं, स्थानीय मान के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में जो शून्य होती है इसकी क्या भूमिका है, शून्य यानी 0 है, इसकी क्या भूमिका है, तो इससे संबंधित 2-3 टर्में हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तत्समक एक शब्द आएगा, क्या आएगा, तत्समक। तत्समक का मतलब होता है समान, जो दिया गया उसी के समान, जो दिया गया है उसी के समान। तत्समक का मतलब क्या होता है, जो दिया गया उसी के समान। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि योज्य तत्समक क्या आता है, योज्य तत्समक। इसमें से एक प्रश्न पक्का पक्का आएगा, क्योंकि ये 8वीं क्लास में टॉपिक है योज्य तत्समक। यानी कि कोई भी संख्या 7, जैसे 7 दे दी, 7 का योज्य तत्समक कितना होगा। तो योज्य तत्समक का मतलब कि 7 है, 7 में हम क्या जोड़े कि उत्तर हमें केवल 7 ही प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, 7। तो अब 7 में क्या जोड़े, 7 में 0 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 0, यानी कि किसी संख्या में हम अगर 0 जोड़ेंगे तो उसका मान वहीं सेम आ जाएगा। तो योज्य तत्समक देखो, योज्य तत्समक में क्या होगा कि 7 है, 7 में 0 जोड़ दिया, कितना आ गया 7। इसी प्रकार से 8 है, इसमें क्या जोड़े कि 8 ही उत्तर जाए, प्लस 0, क्या आ जाएगा 0 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से 9 है, 9 में क्या जोड़े कि उत्तर 9 ही आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे 0, तो 0 क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब ये है कि किसी संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि वही संख्या सेम प्राप्त हो जाए। जैसे 4 है, 4 को किससे गुणा करें कि उत्तर हमें 4 ही आ जाए। क्या उत्तर आ जाए, 4 ही उत्तर आ जाए।
तो हम इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 5 है, 5 को किससे गुणा करें कि उत्तर 5 आ जाए, तो 1 से, यानी कि ये 1 क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक का रूप ले लेगा, क्योंकि इसके कारण क्या आ रही है, वो संख्या समान आ रही है। क्या आ रही है, वो संख्या समान संख्या आ रही है। इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो प्रश्न आ सकता है कि 5 का तत्समक गुणात्मक होगा। जैसे ए उत्तर दे दिया 0, बी दे दिया 1, सी दे दिया 5 और डी दे दिया -5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा सही उत्तर, बी, यानी कि 1 हो जाएगा तत्समक गुणात्मक, और जो योज्य तत्समक के लिए क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये प्रश्न आता है। और पीछे जो हरियाणा एनोमस हुई थी और जो उड़ीसा की एनोमस, उन दोनों में ये प्रश्न आए थे। अब हम बात करते हैं कि एक, ये तो तत्समक के बारे में। अब देखो प्रतिलोम के बारे में। प्रतिलोम, या फिर इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका मतलब होता है उल्टा। क्या मतलब होता है, उल्टा। तो सबसे पहले हम देखते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या देखते हैं, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या देखते हैं, योज्य प्रतिलोम देखते हैं। तो देखो कोई संख्या 7 है, उसमें क्या जोड़े कि उसका उत्तर 0 आ जाए। जो जोड़ी जा रही संख्या है वो क्या हो जाएगी, योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। तो इसमें क्या जोड़ें, इसका उल्टा जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 7 प्लस का है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, -7। तो देखो 7 - 7 उत्तर कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। तो ये क्या हो गया, इसका योज्य तत्समक। क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया, यानी उत्तर इसका 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0। तो प्रश्न आ सकता है कि -4 का योज्य प्रतिलोम होगा। -4, ए उत्तर है -4, बी है 0, सी है 1 और डी है +4। अब देखो -4 में हम क्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए। क्या जोड़ें, 4 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 4। 4 से 4 गया, उत्तर कितना आ गया, 0। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। तो आप योज्य तत्समक के बारे में समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अगला दिया गया है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि जैसे 3 है, 3 को किस संख्या से गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए। किससे गुणा करें, इसके उल्टे से। जो ये संख्या दी गई इसके उल्टे से, जैसे 3 है, 3 को 1/3 से 3 कट गया तो 1 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया, 1। तो ये इसका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे उदाहरण दे दिया इसमें कि -1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उत्तर कितना आना चाहिए, 1। अब देखो इसका -1/5, ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया 1/5, सी ऑप्शन दे दिया 0 और डी ऑप्शन दे दिया 1। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, सॉरी -1/5 है तो इसका सही उत्तर देखते, ये ऑप्शन हमने हटा दिया, डी वाला। और इसका डी वाले 1 की जगह -5 कर दी। कितने कर दी, -5। अब इसका सही उत्तर क्या होगा ये हमें देखना है। तो उत्तर कितना आना चाहिए, 1। कितना आना चाहिए, 1 उत्तर आना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा डी। डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर। जैसे -1/5 गुणा में -5, 5 से 5 कट गया, ये 1 आ गया, माइनस का 1 और माइनस का 1 दोनों गुणा की, कितने आ गए, +1। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो बच्चों ये थे संख्या पत्ती के कुछ नियम। तो इन नियमों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और आपके समझ में भी आ गए होंगे। और जो एक है इम्पोर्टेंट बोर्ड मास, इस बोर्ड मास को भी आपको याद रखना है। बोर्ड मास नियम इम्पोर्टेंट नियम है, आपने कई बार देखा भी होगा, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, ब्रैकेट।
यानी कि जब कोई भी हमें संख्या दी गई है उसको हल करना है, उसमें अनेक प्रकार के चिन्ह, अनेक प्रकार के बंद बनाए गए हैं, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। क्या हल करते हैं? ब्रैकेट के बाद में डी का डिवीजन यानी भाग हल करते हैं। भाग हल करने के बाद में गुणा, और गुणा के बाद में हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ के बाद में हम घटाव करते हैं। तो ये विधि आपको हमेशा याद रखनी है, यानी बोर्ड मास नियम, बोर्ड मास। जैसे मैं आपको बताऊं कि 6 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 3, अब ये आ गया। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट हल करने के बाद में हमें जो गुणा का पद है उसको हल करना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट के बाद में भाग नहीं है, तो फिर गुणा भी नहीं है, तो फिर जोड़ भी नहीं है, तो फिर घटाओ। इस प्रकार से हमें हल करने पड़ेंगे। हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हल करते हैं, लेकिन इस नियम को आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे। मैं आपको 1-2 प्रश्न बता देता हूँ। जैसे आपको याद रखना है कि इकाई, इधर इकाई होती है, उसके बाद में दहाई, उसके बाद में सैकड़ा, उसके बाद में हजार, उसके बाद में 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 करोड़ में कितने शून्य आते हैं, 1 करोड़ में कितने शून्य आते हैं, तो आपको इन संख्याओं के हिसाब से याद रखना है कि 1 करोड़ में कितने शून्य आते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोई एक संख्या आ गई, एक प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या। कोई प्रश्न दे दिया कि इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। ये तमिलनाडु जो एनएमएस की परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। अब देखो इसमें दिया गया 81, 83, 85 और 87। अब इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य का मतलब, सबसे पहले तो हमें अभाज्य का मतलब ध्यान होना चाहिए, और अपन ने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि अभाज्य क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो 81 है इसमें भाग देंगे, तो इसका जब गुणनखंड करते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, इस प्रकार से 81 के करेंगे, फिर उसके बाद में 83 के करेंगे, फिर उसके बाद में 85 के, और फिर 87 के। तो देखेंगे इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें केवल स्वयं का और 1 का, बस इन्हीं का भाग जाता है, इनके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। अब देखो जैसे एक प्रश्न इसमें ये भी है कि निम्न में से सम संख्या नहीं है, निम्न में से सम संख्या नहीं है। जैसे 2, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन √6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है √4। तो इनमें से सम संख्या नहीं है। तो देखो सम संख्या 2 सम संख्या है, √6 को छोड़ दो, 8 भी सम संख्या है, और जब √4 है इसको हल करेंगे तो 2 मान आएगा, तो ये भी सम संख्या है। लेकिन √6 ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान हम ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के बाद में उसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो बच्चों इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से हल करना है। किसी प्रकार की भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लगातार तैयारी कर रहे होंगे। तो जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में 10 से 15 मॉडल पेपर लेके आऊँगा। जब मॉडल पेपरों को हल करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, और आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। धन्यवाद बच्चों।